आज हम न्यूक्लियर फिशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय स्पॉन्टेनियस फिशन व पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस फिशन यानी कि स्वतः विखंडन। हम जानते हैं कि जब किसी भी एटम का नाभिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है किन्हीं कारणों से, जिसके बारे में हम पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसा नाभिक अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने आप विखंडित हो जाता है। हालांकि ये कंपटीशन चलता रहता है कि अस्थायी नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार जल्दी अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करे या अपने आप दो भागों में विखंडित हो जाए। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में, किस कंडीशन में किसी नाभिक का स्पॉन्टेनियस फिशन होता है, अर्थात अपने आप स्वतः ही विखंडन हो जाता है। ये जानने के लिए हम यहाँ एम्पिरिकल मास फार्मूला को कंसिडर करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में कुछ फिशन एनर्जी रिलीज़ होती है। ये फिशन एनर्जी को हम एक इक्वेशन के द्वारा इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। EF फिशन एनर्जी है, ZMA जिस नाभिक का विखंडन हो रहा है, फिशन हो रहा है, A उसका मास नंबर है, Z उसका प्रोटॉन नंबर है और ZMA उसका एटॉमिक मास है या न्यूक्लियर मास है, क्योंकि एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास लगभग बराबर होते हैं। तो अगर ये दो बराबर के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, फिशन फ्रैगमेंट में विखंडित हो जाता है, तो उन दोनों का जो मास होगा, एटॉमिक मास, उसके प्रोटॉन नंबर होंगे Z/2 और मास नंबर होंगे A/2। तो ये दो भाग हुए। तो ZMA में से अगर मैं 2 × Z/2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा और उसको C² से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो मास का डिफरेंस है, जिस नाभिक का विखंडन हो रहा है और जो दो फिशन फ्रैगमेंट बने हैं उनके द्रव्यमानों का अंतर, उसको मैं अगर C² से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फिशन एनर्जी प्राप्त होगी। नाउ लेट अस कंसीडर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। वी विल राइट फर्स्ट इक्वेशन फॉर द टारगेट न्यूक्लियाई, यानी कि जिसका विखंडन होना है। हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ZMA या MZA, और सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले से ये इस तरह पूरी इक्वेशन होगी। इसमें AV वॉल्यूम करेक्शन है, AS सरफेस करेक्शन है, कांस्टेंट है, AC कूलॉम एनर्जी करेक्शन कांस्टेंट है, AA असिमेट्रिक एनर्जी करेक्शन कांस्टेंट है। यही इक्वेशन अगर मैं फिशन फ्रैगमेंट के लिए लिखूं जिनका मास नंबर आधा हो चुका है और प्रोटॉन संख्या भी आधी हो चुकी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में मैं Z को रिप्लेस करूंगा Z/2 से और A को रिप्लेस करूंगा A/2 से, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन से ZMA और Z/2 MA/2 इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ फिशन एनर्जी के लिए, तो मुझे ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसमें AS यानी असिमेट्रिक एनर्जी करेक्शन टर्म जो है, इसकी वैल्यू 13 MeV होती है, कांस्टेंट है ये, और AC की वैल्यू 0.595 MeV प्राप्त होती है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर मुझे मिलेगा EF = ये इक्वेशन प्राप्त होगी MeV में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें EF जो इक्वेशन मिलेगी, इसमें दो टर्म मिलेंगी। इस दो टर्म में हम यहाँ देखते हैं कि जो पहली टर्म है वो सरफेस इफेक्ट की वजह से है और ये जो टर्म है ये कूलॉम इफेक्ट की वजह से है। और यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि एक के साथ माइनस साइन है और एक के साथ प्लस साइन है, यानी ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को न्यूलिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कभी एक नाभिक का स्वतः विखंडन होगा दो लगभग बराबर के नाभिकों में, तो इस प्रोसेस में सरफेस इफेक्ट कूलॉम इफेक्ट को न्यूलिफाई करने की कोशिश करता है। और वास्तव में क्या होता है
द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब भी नाभिक का डिवीज़न होगा तो जो दो फिशन फ्रैगमेंट बन रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी और ये दूरी बढ़ने से कोलॉम्ब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, जबकि दो फिशन फ्रैगमेंट बनने से जो न्यूक्लियर सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। तो सरफेस एनर्जी बढ़ रही है और कोलॉम्ब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हैं। तो हम जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस फिशन शैल बी एनर्जेटिकली पॉसिबल ओनली व्हेन EF विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि फिशन एनर्जी जब 0 से ज़्यादा होगी या लगभग बराबर होगी तो ही स्पॉन्टेनियस फिशन पॉसिबल है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस फिशन में बाहर से कोई भी ऊर्जा टारगेट न्यूक्लियस को नहीं दी जाती है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है स्पॉन्टेनियस फिशन की, EF मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो पिछली इक्वेशन है EF की, उसमें मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगा, आई विल गेट दिस इक्वेशन, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है Z² ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो इससे हमें जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस फिशन वो हमें प्राप्त होती है। ये जो वैल्यू है Z² ग्रेटर देन 15, ये हमें तब मिलती है जब हम A की वैल्यू 85 या उससे ज़्यादा रखें। यानी कि हम देखते हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से जब किसी भी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 85 या उससे ज़्यादा होगी तो उसका स्वतः विखंडन हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि जो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 250 या उससे अधिक है उन्हीं का स्वतः विखंडन होता है, उनसे कम वाले द्रव्यमान संख्या के नाभिकों का स्वतः विखंडन नहीं होता। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको दूर करने के लिए बोर एंड व्हीलर ने कोलॉम्ब पोटेंशियल बैरियर को कंसीडर किया। कोलॉम्ब पोटेंशियल बैरियर का मतलब है कि जब भी एक नाभिक, भारी नाभिक, दो नाभिकों में विखंडित होता है तो विखंडन के समय जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन उन दोनों फिशन फ्रेगमेंट के बीच में एक कोलॉम्ब पोटेंशियल बैरियर होता है और ये बैरियर उन दोनों को विखंडन को रोकता है या उन दोनों फिशन फ्रेगमेंट को सेपरेट होने से रोकता है। ये जो बैरियर है इसको हम एनर्जी के टर्म्स में इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। EB को मैं यहाँ बैरियर एनर्जी मार रहा हूँ। बैरियर एनर्जी यानी कि ये हम प्राप्त करेंगे कोलॉम्ब पोटेंशियल एनर्जी से, और कोलॉम्ब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं कि E = K Q1 Q2 अपॉन R, दो चार्जों के बीच की दूरी R। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो K की वैल्यू है 1/4πε0 और दोनों फिशन फ्रेगमेंट के बीच जो चार्ज होगा वो होगा Z/2E। तो Q1 Q2 का मतलब हुआ Z/2 का स्क्वायर E का स्क्वायर, और दोनों फिशन फ्रेगमेंट्स के बीच की दूरी अगर मैं सेंटर से दूरी लूँ तो वो हो जाएगी 2R, जहाँ पर R फिशन फ्रेगमेंट का यानी कि नाभिक का रेडियस है। R = हम जानते हैं R0 A⁻⁴। तो R0, और चूँकि द्रव्यमान संख्या अब A/2 है फिशन फ्रेगमेंट की, तो ये हो गया R0 A/2⁴ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। और अब अगर मैं ये कंडीशन यूज़ करूँ EB - EF, तो EB की वैल्यू ये है मेरे पास और EF की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। इन दोनों को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस फिशन क्या होनी चाहिए कि अगर बैरियर एनर्जी फिशन एनर्जी से ज़्यादा होगी तो नाभिक का स्वतः विखंडन नहीं होगा। तो EB - EF मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो EB - EF की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन आई विल गेट Z² लेस देन और इक्वल टू 49। ये जो वैल्यू है Z² लेस देन और इक्वल टू 49, ये हमें मिलती है करीब A द्रव्यमान संख्या 250 के लिए।
द्रव्यमान संख्या 250 के लिए। यानी इसका मतलब हुआ कि इस कंडीशन के हिसाब से जिस किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 250 या उससे अधिक है, वो इतना अधिक अनस्टेबल होता है कि उसका तुरंत 10⁻⁻12 सेकंड के अंदर स्वतः विखंडन हो जाता है। तो यही बात हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 250 से अधिक है, इसी कारण से नेचर में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो इतने अधिक अनस्टेबल होते हैं कि 10⁻⁻12 सेकंड के अंदर उनका स्वतः विखंडन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव्यमान संख्या 250 से कम वालों का स्वतः विखंडन नहीं होता, उसकी संभावना बहुत कम होती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ टनलिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ एक ग्राफ शो किया गया है, ये देख सकते हैं आप, नीचे एक्स एक्सिस पर द्रव्यमान संख्या और वाई एक्सिस पर एनर्जी EMeV में। तो एक जो कर्व है ये बैरियर एनर्जी के लिए है, दूसरा कर्व फिशन एनर्जी के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या 250 तक फिशन एनर्जी बैरियर एनर्जी से कम है, या हम कह सकते हैं कि बैरियर एनर्जी फिशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो द्रव्यमान संख्या 250 तक चूँकि बैरियर यानी फिशन को स्पॉन्टेनियस फिशन को रोकने वाली एनर्जी फिशन एनर्जी से, जो फिशन कराने वाली है, उससे ज़्यादा है, इसलिए 250 द्रव्यमान संख्या तक के नाभिकों का स्वतः विखंडन नहीं होता। 250 के बाद हम देख रहे हैं कि फिशन एनर्जी बैरियर एनर्जी से ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फिशन को कराने वाली ऊर्जा है वो फिशन को रोकने वाली ऊर्जा से ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में द्रव्यमान संख्या 250 से अधिक वाले नाभिकों का स्वतः विखंडन हो जाएगा। यहाँ पर ये एक वैल्यू लिखी है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन बैरियर एनर्जी एंड फिशन एनर्जी। सो इफ वी आर हैविंग अ न्यूक्लियस having mass number less than 250, then it requires certain energy for the fission process. And how much energy? This is activation energy, which is the difference of barrier energy and fission energy. यानी बैरियर एनर्जी और फिशन एनर्जी का जो डिफरेंस है किसी भी द्रव्यमान संख्या के लिए के नाभिक के लिए, वो डिफरेंस अगर मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दूं उस नाभिक को, तो भी उस नाभिक का विखंडन संभव है। लेकिन वो विखंडन जो होगा वो इंड्यूस्ड फिशन कहलाएगा, प्रेरित विखंडन कहलाएगा, क्योंकि उसको बाहर से प्रेरित किया गया है ऊर्जा देकर। धन्यवाद।